जब हस्बैंड और वाइफ का डिस्प्यूट होता है तो वाइफ जो है 498A की FIR लॉन्च कराती है हस्बैंड के खिलाफ, और जो 498A की एप्लीकेशन मतलब उसके ऊपर पूरा क्रिमिनल मोशन सेट करती है। जनरली जो वाइफ FIR करती है उसमें सेम कंटेंट होता है कि जो हस्बैंड है उसने वाइफ को पीड़ित किया दहेज के लिए, या सास ससुर ने तंग किया, या ननद देवर ने तंग किया। जनरली फिक्स परिपाटी आज के जमाने में चली आ रही है। जनरली देश के न्यायालय भी ये मानने लगे हैं कि आजकल 498 के फॉल्स एलिगेशन के केसेस आ रहे हैं, पर कई ऐसे जेन्युइन केस भी होते हैं जिसमें महिला का उत्पीड़न किया जाता है दहेज के लिए। पर आंकड़े कहते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें फॉल्स एलिगेशन होता है। न्यायालय को पता लगा तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट आने लगे हस्बैंड और उनके पेरेंट्स के फेवर में। सबसे बड़ा इसमें लैंडमार्क जजमेंट आया था अरनेश कुमार का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में ये क्लैरिफाई किया था कि आपको अगर 498A में अरेस्ट करना ही है तो आपको 41A नोटिस की कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। अनलेस कोई ग्रेव इंजरी हुई हो या इंजरी हुई हो तभी आप हस्बैंड को अरेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप हस्बैंड और उसके परिवार को अरेस्ट नहीं कर सकते। इस केस के बाद बहुत सिनेरियो चेंज हुआ था। हाल ही में यूपी हाई कोर्ट ने एक बहुत पाथ ब्रेकिंग जजमेंट दिया था जो इससे एक स्टेप और आगे है। उस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर दी है 498 की पूरे स्टेट के अंदर। जब एक हाई कोर्ट इसमें ऑर्डर लाई है तो हमें उम्मीद है कि बाकी सारे हाई कोर्ट इस पर निर्णय लाएगी। उस बात को और उस गाइडलाइंस को हम डिटेल में डिस्कस करें विद लैंडमार्क जजमेंट। मैं आपका लीगल दोस्त एडवोकेट सत्यम खरंदा फ्रॉम लीगल ब्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। चलो आगे शुरू करते हैं हम वीडियो। आगे हम बात करें यूपी हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की, जहां पर बहुत सारी गाइडलाइंस को डिस्कस किया गया है 498A की। उसके केस का नाम है मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है 2022 का। इस केस का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। जैसे ही 498A की FIR होती है नीचे कॉग्निजेंस में जाता है, फिर ट्रायल प्रोसीड होती है। अल्टीमेटली जैसे ही ट्रायल प्रोसीड होता है, ट्रायल कोर्ट के पास केस जाता है तो वो जो है चार्जशीट को फ्रेम करती है हस्बैंड और उसके परिवार के खिलाफ। जैसे ही वो चार्जशीट फ्रेम होते हैं हस्बैंड और उसके परिवार के खिलाफ, फिर वो हायर कोर्ट में अपील करता है, मतलब वो यूपी हाई कोर्ट में उसके खिलाफ रिवीजन पिटीशन फाइल करता है। जैसे वो रिवीजन पिटीशन के बहाने कोर्ट के पास पूरा ये केस जाता है, जैसे कि वो केस जाता है तो कोर्ट फिर जो FIR होती है वो पढ़ के हैरान हो जाती है कि जो FIR में एलिगेशन लगे हैं वो सोच से भी परे हैं। केवल जज पढ़ के हैरान हो जाता है कि जो ससुर और जो आगे पुरुष सदस्य हैं उनके खिलाफ सेक्सुअल एलिगेशन लगे हुए हैं। जब यूपी हाई कोर्ट इस केस को डिसाइड करती है तो कहती है कि आजकल ये एलिगेशन आम हो गए हैं, इसलिए जो मदर इन लॉ होती है और फादर इन लॉ होते हैं उनके खिलाफ चार्ज को डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी उनकी पिटीशन अलाउ कर देते हैं। और हस्बैंड को कहा कि आपके ऊपर 498A का एलिगेशन लगा हुआ है, तो हम जो पिटीशन है उसको डिसमिस करते हैं और चार्ज की स्टेज पर हम इंटरफेयर नहीं करते। फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि आजकल कोर्ट भी समझने लगे कि फॉल्स एलिगेशन लगने लगे हैं। आजकल जो महिला FIR करा रही है सेक्शन 354 को इन्वोक करती हैं IPC के। 354 कहता है कि महिला की लज्जा को भंग करना। ससुर, देवर और जेठ के खिलाफ ये एलिगेशन लगाए जाते हैं। कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लड़की ससुर, जेठ और देवर के खिलाफ रेप के एलिगेशन लगाती है। ऐसे 100 में से रेयर केसेस होंगे जिसमें ये रेप के एलिगेशन लगते होंगे, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं पाया जाता, क्योंकि आज भी हमारा समाज ऐसा नहीं है और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट और जो भी सारे कोर्ट्स हैं वो मानती है। हाई कोर्ट इस केस को डिसाइड कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम 498A की गाइडलाइंस को दें। उन्होंने केस डिसाइड करने के साथ साथ उसमें 4 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी। उस गाइडलाइंस को हम जानेंगे ताकि केस को लड़ने के लिए हमें आधार मिले। पहले जो गाइडलाइन जारी की उसमें जो FIR दर्ज होती है या थाने में कंप्लेंट की जाती है, उसके 2 महीने तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी 2 महीने का कूलिंग पीरियड रहेगा। और जैसे ही वो कंप्लेंट
पुलिस थाने में जाएगी और एफआईआर दर्ज होगी, तुरंत वो कंप्लेंट और एफआईआर जाएगी फैमिली वेलफेयर कमेटी को, और फैमिली वेलफेयर कमेटी उस 2 महीने के पीरियड में उस केस का अवलोकन करेगी, क्या सही है क्या गलत। पाथ ब्रेकिंग जजमेंट ये है कि 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं होगी इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। हालांकि कोई मारपीट हुई है या इंजरी हुई है और उस पर कोई मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई है, वो तो बात अलग है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में इंजरी ना होकर 498A के एलिगेशन लगे जाते हैं कि मुझे दहेज के लिए तंग किया जा रहा है। उन केसेस में गिरफ्तारियां नहीं होती क्योंकि 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता है ताकि आपस में बैठकर शांति से बात कर लें। तो पहली गाइडलाइन तो ये आती है। दूसरी गाइडलाइन में जब उन्होंने फैमिली वेलफेयर कमेटी की बात की तो फैमिली वेलफेयर कमेटी में उन्होंने कहा कि जो फैमिली वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ जो दोनों पक्ष के 4 सीनियर मेंबर्स भी होंगे। आप इस जजमेंट की गाइडलाइन से जान पाएंगे कि कैसे ऑनरेबल कोर्ट ने समाज को परिपक्ष में रखकर 4 सीनियर मेंबर्स को इन्वॉल्व किया, क्योंकि आज भी समाज में शादी को इम्पोर्टेंट रिलेशन माना जाता है और डिवोर्स के नाम को कम लिया जाता है। ऑनरेबल कोर्ट का यह मानना है कि शायद जो 4 पर्सन होंगे समाज के या उस परिवार के जो फैमिली वेलफेयर कमेटी में बैठेंगे, तो शायद हो सकता है कि जोश में जो आपने डिसीजन लिया है आप उसको रोल बैक लें और जो अपनी कंप्लेंट है उसको वापस लें और आपस में मध्यस्थता कर लें। तीसरी गाइडलाइन में उन्होंने बोला कि जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है अच्छे से उसकी जांच करेगी 2 महीने में, और जिस चीज के बयान लेने हैं वो लेगी और फिर फाइनल रिपोर्ट बनाएगी और उस रिपोर्ट को पुलिस थाने में देगी, और पुलिस थाने में जो रिपोर्ट भेजेगी उसमें सारी बातों को लिखा जाएगा। हो सकता है कि इस 2 महीने के टाइम पीरियड में दोनों के बीच में मध्यस्थता हो जाए, यानी मेडिएशन हो जाए दोनों के बीच में। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को पहचाना और 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया। फोर्थ गाइडलाइन की, जहां पर हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे में। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो आईओ अपॉइंट होगा, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसमें अपॉइंट होगा, तो उसको 1 वीक की ट्रेनिंग हो इस केस से रिलेटेड। अगर 1 वीक की ट्रेनिंग नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस चीज की जांच नहीं कर सकता। इस गाइडलाइंस की इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जैसे अरनेश कुमार की जजमेंट आ जाती है, उसमें ये होता है कि देयर वुड नॉट बी एनी ऑटोमेटिक अरेस्ट। फिर भी कई पुलिस अधिकारी अरेस्ट कर लेते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, हम उस पर कंटेम्प्ट लगाते हैं, फिर भी एक बार अरेस्ट तो हो ही जाता है। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को भांप कर यह कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 1 वीक की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इन 4 बातों से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा पाथ ब्रेकिंग जजमेंट सेट किया है और लैंडमार्क जजमेंट पास किया है। अब दोस्तों इस 4 बातों से हमें क्लैरिटी होगी कि अरेस्ट नहीं होगा अनलेस कोई ग्रेवियस इंजरी हो। और आप अरनेश कुमार के जजमेंट से वाकिफ होंगे जिसमें 41A CRPC का नोटिस देना मैंडेटरी है। आप अगर 41A में उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं तो उससे पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा कि आप आए और अपना पक्ष रखें। अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं है या वो 41A का अवहेलना करता है, उससे वो थाने में नहीं आता है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज अरेस्ट नहीं कर सकते। अरनेश कुमार के जजमेंट के बाद एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया। उसमें जजमेंट में यह कहा जाता है कि अगर पुलिस ऑफिसर इस बात को नहीं मानता है तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगा, और जो जुडिशियल ऑफिसर है उसको वो रिमांड लेता है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। आजकल बहुत सारे ऐसे जजमेंट आ रहे हैं जिनमें जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है डिसिप्लिनरी कमेटी में। ये ड्यूटी होती है एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की और जुडिशियल ऑफिसर की कि वो 41A की चेकलिस्ट को चेक करें, और अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस चेकलिस्ट का ध्यान न रखे तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई समस्या है तो लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हम आपको जागरूक करते रहें।